डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे बेर कल्टीवेशन। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि बेर में कैसी क्लाइमेट और सॉइल की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी इसमें वैरायटी पाई जाती है, कैसे इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट या पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेर, जिसका बॉटनिकल नेम है जिजीफस मॉरिशियाना, यह रेमिनेसी फैमिली का फ्रूट है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट है। कहीं कहीं पर यह इंडो चाइना भी इसका ओरिजिन प्लेस दिखाया जाता है। इसे कॉमनली चाइनीज़ फिग और चाइनीज़ डेट के नाम से भी जाना जाता है। यह किंग ऑफ एरिड फ्रूट है और यह इंडिया, चाइना और मलेशियन जो रीजन है वहाँ पर एंशियंट टाइम से ग्रोन किया जाने वाला फ्रूट है और वहाँ का इंडिजिनस फ्रूट है। अगर इसमें हम प्लॉइडी लेवल देखते हैं तो यह एक ऑटो टेट्राप्लॉइड फ्रूट क्रॉप है और इसमें क्रोमोसोम नंबर अगर देखें तो इसमें 2 = 48 और X = 12 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अगर इसके प्रोड्यूसर को देखें तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह फ्रूट जो है वह पुअर पीपल की भी पहुंच तक होता है, इसलिए इसे पुअर मैन्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसकी स्पीसीज़ की बात करें तो बेर की नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 3 मुख्य स्पीसीज़ पाई जाती है: जिजीफस मॉरिशियाना, जिजीफस न्यूमुलेरिया, जिजीफस रोटेंडिफोलिया। तो इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो जिजीफस मॉरिशियाना है इसे इंडियन बेर भी कहते हैं। यह कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखता है और यह टेट्राप्लॉइड स्पीसीज़ है। इसी तरह जो जिजीफस न्यूमुलेरिया है वह एक वाइल्ड बेर है, इसे झर बेर भी कहते हैं। तो जिजीफस न्यूमुलेरिया की जो लीव्स होती है वह प्रोटीन रिच होने के कारण लाइव स्टॉक के फूडर के पर्पज़ में काम में ली जाती है। और जहाँ पर समर मंथ में जहाँ पर फूडर डेफिशिएंसी रहती है तो वहाँ पर हम इसे एज ए फूडर क्रॉप की तरह काम में ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। इसे बोर्डी के नाम से जाना जाता है। यह रूट स्टॉक के लिए काम में ली जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कांटे होने के कारण यह फैंसी मटेरियल के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और अदर स्पीसीज़ में अगर देखते हैं तो चाइनीज़ बेर है जिसका बॉटनिकल नेम है जिजीफस जुजुबा। तो फ्रेंड्स, जो जिजीफस न्यूमुलेरिया है यह एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की तरह भी काम में लिया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बेर में न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू देखें तो बेर जो है वह एप्पल से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यह प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, कैरोटीन और विटामिन सी कंटेंट है वह एप्पल से भी ज़्यादा रखता है। और अगर इसमें एसिडिटी देखें तो एसिडिटी 0.2 to 0.8% पाई जाती है। इसी तरह इसमें एस्कॉर्बिक एसिड 70 से लेकर 165 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प पाया जाता है और विटामिन ए जो है 80 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। अब हम इसके देखेंगे मेडिसिनल वैल्यू। तो जो बेर का फ्रूट है वह अकेले फ्रूट ही बेनिफिशियल नहीं होने के अलावा यह इसकी बार्क, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और इसके जो सीड्स हैं वह मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसकी जो बार्क होती है वह डायरिया में यूज़ की जाती है, डायरिया को क्योर करने के काम ली जाती है। इसी तरह इसकी जो रूट्स होती है वह फीवर, अल्सर और वाइंड्स का कंट्रोल करती है। लीव्स जो है वह कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम को दूर करती है। इसी तरह गम ब्लीडिंग, अस्थमा या लीवर की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनमें इसकी लीव्स बेनिफिशियल रहती है। इसी तरह इसका जो फ्रूट होता है वह बर्निंग सेंसेशन को दूर करता है और जो थ्रस्ट की प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसे भी यह कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यह वॉमिटिंग या जो ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनको कंट्रोल करता है। इसी तरह लास्ट में इसका आता है सीड। सीड जो होता है ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है और यह भी थर्स्ट को एलिविएट करता है क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो यह एक ऐसी क्रॉप है
जो कि बिना किसी कॉन्स्टेंट यानी किसी बाधा के किसी भी सिल्वी एग्री पास्टोरल सिस्टम में उगाई जा सकती है। इसी तरह यह सेमी एरिड और एरिड रीजन में रेन फेड क्रॉप की तरह ग्रोन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है। इस यहाँ पर एरिड और सेमी एरिड रीजन में यह विदाउट इरिगेशन प्रॉफिट दे सकती है, और जो मार्जिनल ग्रोइंग कंडीशंस होती है वहाँ पर भी यह अश्योर्ड इनकम प्रोवाइड करती है। इसी तरह यह फ्रूट, फूडर, फ्यूल, वुड और फेंसिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है। इसके ड्राइड फ्रूट जो होते हैं वह डेजर्ट पर्पज़ में काम में लिए जाते हैं। तो जो बेर की वैरायटी है कत्था, उमरान, छुहारा, बगवादी, मेहरून, स्नोवर 2 और स्नोवर 3, यह सभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर और नेक्स्ट वैरायटी में हम देखें तो इसकी जो उमरान है, बनारसी, कड़का, कैथली है, वह प्रिजर्व और कैंडी बनाने के लिए काम में ली जा सकती है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बेर जो है वह प्रिजर्वेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह वेरी लो कॉस्ट पर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है। तो जो बेर की लीव्स है वह प्रोटीन और मिनरल रिच होने के कारण जो फूडर है उसका इम्पोर्टेंट सोर्स मानी जाती है। इसकी जो हाईली थॉर्नी ब्रांचेस होती है वह फेंसिंग मटेरियल की तरह काम में ली जाती है। तो बेर जो है, बेर के जो पेड़ हैं वह लैक इंसेक्ट रियरिंग के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के महीने में 1 से 1.5 किलोग्राम पर ट्री पर ईयर लैक का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब अगर हम इसकी क्लाइमेट देखें तो यह एक एक्सट्रीमली हार्डी फ्रूट क्रॉप है जिसको कि सभी प्रकार की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रोन किया जा सकता है। अगर पर्टिकुलर क्लाइमेट देखें तो यह सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रोन किया जा सकता है, जहां पर जो सी लेवल से ऊंचाई है वो अप टू 1000 मीटर होनी चाहिए। और अगर सक्सेसफुल कल्टीवेशन की बात करें तो यह हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की नीड रखता है, जहां पर एवरेज रेनफॉल कितनी होनी चाहिए 400 mm। तो बेर फ्रूट्स जो है वह एडवर्सली कहाँ अफेक्टेड होता है, ह्यूमिड एरिया के अंदर बेर का जो कल्टीवेशन है वह अफेक्ट होता है। जहाँ पर रेनफॉल जो है अबव 1500 mm होती है वहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होने की संभावना बनी रहती है। तो अगर टेम्परेचर टॉलरेंस की बात देखें तो यह 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जब फ्रूट सेट की फॉर्मेशन स्टेज आती है उस समय क्या होता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अब हो जाने पर बेर में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग जो है वह एडवर्सली अफेक्ट होती है। और हाई टेम्परेचर और जो एरिडिटी की कंडीशन है उसको कैसे टॉलरेट कर सकता है, इसके लिए कुछ इसमें मैकेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे ये क्या करता है कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है या एरिडिटी बढ़ जाती है तो यह अपनी ग्रोथ को सीज कर लेता है, लीफ फॉलिंग कर देता है और डोरमेंसी फेज में चला जाता है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है, इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होने का संभावना बनी रहती है। अब अगर हम सॉइल देखें तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि सभी तरह की सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन में ग्रोन किया जा सकता है, जैसे कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल या इवन मार्जिनल लैंड और इन्फीरियर सॉइल होती है वहाँ पर भी रेनफेड कंडीशन में इसको ग्रोन किया जा सकता है। और जो बेर है वह एल्कलिनिटी और स्लाइटली वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, यानी विथस्टैंड कर सकता है। और न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल इसके लिए ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है। और बेर डीप रूट सिस्टम रखता है, इसलिए यह सभी तरह से हर तरह की स्थिति में सर्वाइव कर सकता है। अब आते हैं इसकी वैरायटीज़ पर। तो बेस्ड ऑन टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड कल्टीवर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू अर्ली, मिड सीजन एंड लेट सीजन। तो अलग अलग जो कल्टीवर्स हैं उनको पकने के आधार पर, फलों के पकने के आधार पर अलग अलग से तरह, जैसे कि अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी या लेट सीजन वैरायटी में डिवाइड किया गया है। तो अगर इसकी अर्ली वैरायटी देखें तो अर्ली वैरायटी जो है इसकी राइपनिंग होती है जनवरी से फरवरी के मंथ में। इसके एग्जांपल है गोला, सेब। तो यह जो वैरायटी है वह एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज़ के लिए बेस्ट मानी जाती है।
फिर और ये इसकी राइपनिंग कब होती है? जनवरी से फरवरी में, यानी मार्केट में अर्ली तो आ जाती है वैरायटी, वो गोला सेब है। नेक्स्ट है मिड सीजन वैरायटी, तो इसके एग्जांपल है महारा, जिसे मुंडिया भी कहते हैं, रश्मि और बनारसी, यह सभी मिड सीजन में आती है। नेक्स्ट वैरायटी है लेट वैरायटी। लेट वैरायटी है उमरान, इलायची, तो यह दोनों ही वैरायटी ड्राई एरियाज के लिए बेस्ट मानी गई है। इसी तरह महरून जो वैरायटी है वो ह्यूमिड एरिया के लिए बेस्ट मानी जाती है। अदर वैरायटीज़ में देखें तो इसकी जो उमरान और मेहरा वाली वैरायटी है वह बेटर सेल्फ लाइफ रखती है, लेकिन इसका जो गोला कल्टीवर है वह गुड यील्ड पोटेंशियल रखता है, यानी इसकी जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्टोरेज लाइफ पुअर है। फिर देखते हैं इसकी जो इलायची वैरायटी है उसमें 90% पोलन स्टेबिलिटी पाई जाती है। और कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेर की ऐसी वैरायटी बताइए जो कि राजस्थान से ओरिजिनेटेड है। तो जो बेर की उमरान वैरायटी है वह राजस्थान से ओरिजिनेटेड है और यह छुआरा बनाने के लिए बेस्ट वैरायटी है। इसी तरह उमरान से एक अर्ली सिलेक्शन निकाला गया है जिसका नाम है गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति। अब आते हैं नेक्स्ट, जो गोला और इलायची है वह ओटो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी है, और इसमें जो गोला है वह सैलिनिटी और एल्केनिलिटी को टॉलरेट कर सकती है। इसी प्रकार उमरान, इलायची और सफ़ेदा है वह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल होती है। और ऑलरेडी मैं आपको सेल्फ लाइफ जिनकी बेटर थी वो वैरायटी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ वैरायटी जैसे कि स्नॉर 5, पोंडा, रश्मि और उमरान जो है वह बेटर सेल्फ लाइफ रखती है। तो अदर वैरायटीज़ को अगर इसमें देखते हैं तो मेहरा वाली, बगवादी, ZG3, काली, विकास जिसको रेंडेरी भी बोलते हैं, उमरान, चमेली, जोगिया, सेब, कैथली, पेबंदी, मूरिया, महारा, स्नोवर 5, बनारसी कड़का, बनारसी, डंडन, स्नोवर 2, महरून, छुहारा, मुंडिया, सफ़ेदा, सेलेक्टेड, सुगंधा, नारनौल, नाजुक, सांभर और बादामी, तो यह सब वैरायटी बेर के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उमरान से या इलायची, गोला से, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इन सब वैरायटीज़ को एक बार आप ज़रूर देखिए। फिर देखते हैं इसमें प्रोपिगेशन, यानी बेर में हम प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं। तो बेर को सीड से भी प्रोपिगेट किया जा सकता है और वेजिटेटिवली भी प्रोपिगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सीड के द्वारा। तो सीड से प्रोपिगेशन करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? सीड से प्रोपिगेट करने का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सीडलिंग रूट स्टॉक को तैयार करना बडिंग के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईच सीड स्टोन के अंदर क्या होता है, 2 to 3 सीड कर्नल्स पाए जाते हैं, और इसका जो फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है? ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। तो अगर हम सीड से प्रोपिगेशन करते हैं तो इसकी क्या डिसएडवांटेज है? तो सीड से जो प्रोजेनी हमको मिलती है वो हेट्रोजाइगोसिटी रखती है और वेरिएबिलिटी रखती है, यानी सीड से जो हमको सीडलिंग या प्रोजेनी मिली है वह वेरिएबिलिटी रखती है, अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती है, और इसी तरह इसमें स्ट्रॉन्ग गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अब देखते हैं कि जो हम सीड से अगर हम प्रोपिगेशन कर रहे हैं तो सीड पर हार्ड कोट होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है, या हायर परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन लेने के लिए हमको क्या करना है? तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होता है कि ब्रेकिंग आउट एंडोकार्प, यानी जो हार्ड सीड कोट है उसको ब्रेक कर देना है, या पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल कर देना है एंडोकार्प का, या एसिड स्कैरिफिकेशन करना है। इसके लिए क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स को 6 मिनट तक इसमें सीड्स को इसमें डिप रखना है। और नेक्स्ट है और मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, तो यह बेटर और कमर्शियली प्रैक्टिस्ड की गई है, बेटर है।
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि विद इन 1 वीक आफ्टर सोइंग हम अगर सीड का जर्मिनेशन चाहते हैं तो इसके लिए हमको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको एंडोकार्प को ब्रेक करना है। तो सीड की सोइंग कब करनी है? मार्च से अप्रैल के महीने में। यानी हम जो फ्रेशली सीड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे हम सोइंग में काम मिल ही सकते हैं। और जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि हमें बडिंग करने के लिए रूट स्टॉक तैयार मिल जाता है। अगर हम इसको कमर्शियली प्रोपेगेशन देखते हैं तो इसको टी बडिंग और पैच बडिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। यह जुलाई के महीने में किया जाता है। इसके लिए रूट स्टॉक कौन सा लेना है? जिजीफस रोटेंडिफोलिया। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि जिजीफस न्यूमुलेरिया भी एक रूट स्टॉक की तरह काम में लिया जाता है, लेकिन न्यूमुलेरिया क्या करता है कि इसके अंदर इन्वर्टेड बोटलनेक डिसऑर्डर पाया जाता है, जिस कारण इसको सिर्फ और सिर्फ हाई डेंसिटी के अंदर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ही काम में लिया जाता है। तो अब हम जो प्रोपेगेशन कर रहे हैं टी बडिंग या पैच बडिंग, तो उसके लिए हमको क्या करना है? हमें बडवुड का कलेक्शन करना है। जो बडवुड हम लेते हैं यानी जो बड लेते हैं वह जुवेलाइन शूट से होना चाहिए, यानी रेसेंटली मेच्योर्ड होने चाहिए। और जून जुलाई के महीने में जब प्लांट में एक्टिव ग्रोथ होती है उस समय हमें बडवुड का कलेक्शन करता है। बडिंग हाइट जो है 10 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है सीडलिंग पर, और इसमें जो इसका स्टेम का डायमीटर है वो पेंसिल थिकनेस वाला होना ज़रूरी है। अब इन सीटू बडिंग नाम की टर्म सुनी होगी, तो इन सीटू बडिंग का क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट हम देख सकते हैं रेन फेड कंडीशन के अंदर। इसे रेन फेड कंडीशन के अंदर ऑर्चर्ड स्टेब्लिश करने में मदद मिलती है। तो इससे जो रूट्स तक डेवलप होता है वह डीप टैप रूट सिस्टम रखता है, इसलिए यह सभी प्रकार से ड्रॉट रेजिस्टेंस रखता है। इसमें क्या किया जाता है? इन सीटू बडिंग में जो सीड्स होते हैं उनको रिकमेंडेड स्पेसिंग पर जून जुलाई के मंथ में ग्रोन किया जाता है, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून पे इसको लगाया जाता है। और उसके बाद में क्या करते हैं कि डी हेडिंग कर दी जाती है मई के महीने में, यानी इसको जुलाई में ग्रोन करने के बाद में इसको नेक्स्ट मई तक इसको ग्रोन होने दिया जाता है। उसके बाद में डी हेडिंग कर दी जाती है, और ताकि डी हेडिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि न्यू शूट्स अराइज हो सके। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने हेड बैक किया है वहाँ से न्यू शूट्स इमर्ज होती है मानसून सीजन में, जहाँ पर सुटेबल साइन कल्टीवर से पेंसिल साइज की थिकनेस पे लेकर बडिंग की जा सकती है। अब देखते हैं इसमें प्लांटिंग सीज़न। तो नॉर्थ इंडिया में इसका प्लांटिंग टाइम जो है फरवरी, मार्च और जुलाई से सितंबर माना जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि स्क्वायर सिस्टम में लेआउट करके पिट्स की डिगिंग की जाती है, और जब हम इसमें पिट्स की डिगिंग करते हैं उसमें हॉट वेदर होना चाहिए, यानी मई से जून का महीना इसके लिए सूटेबल माना जाता है। इसमें पिट का साइज 60x60x60 सेंटीमीटर रखा जाता है, और स्पेसिंग रखी जाती है 6x6 मीटर। और अगर इसमें स्पेसिंग 8x8 मीटर रखते हैं तो 156 ट्रीज पर हेक्टेयर इसमें लिए जा सकते हैं। तो अब हमने जो पिट्स डग किए हैं उनमें क्या करना है? उनके अंदर 100 ग्राम और 10% कार्बेराइल या एल्ड्रेक्स डस्ट का यूज़ करना है, या 50 ग्राम एंडोसल्फान 4% पाउडर का यूज़ करना है। इसे बॉटम साइड में रखने पर यह क्या करता है? यह टर्माइट के अगेंस्ट काम करता है। फिर जो पिट्स होते हैं इनको टॉप सॉइल के साथ 20 किलोग्राम FI और 1 kg सुपर फॉस्फेट के साथ मिक्स करके फिल किया जाता है। अब देखते हैं इसमें इंटर कल्चरल एक्टिविटी यानी अंतर सस्य की कौन कौन सी होती है? वीडिंग एंड होइंग, इंटरक्रॉप, स्टीयरिंग द सॉइल आफ्टर रेन्स, यानी खरपतवारों को दूर करने के लिए, और जो यंग प्लांट है उसके पास एरिया को क्लीन रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वीडिंग और होइंग करनी पड़ती है। इसी तरह जो शुरुआती जो 4 से 5 साल होते हैं उस समय खाली जो जगह होती है वहाँ पर हम इंटर क्रॉप लेकर एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो अगर
इरिगेटेड कंडीशन में देखते हैं तो वहाँ पर लो ग्रोइंग वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है। इसी तरह जो रेनफेड कंडीशन होती है वहाँ पर मूंग, मोठ और काउपी जैसी लेग्यूम क्रॉप को ग्रोन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि रेन के बाद यानी बरसात के बाद से जो सोइल है उसकी स्टीयरिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इससे क्या होता है कि जो प्लांट है उसके चारों तरफ उसकी जो रूट्स होती है उसमें बेटर एरिएशन हो जाता है और इसी तरह यह मॉइस्चर को, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करती है और वीड को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब आते हैं इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स, बेर कल्टीवेशन में ट्रेनिंग और प्रूनिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर पेड़ को इसी अपने आप ग्रोन होने दिया जाए तो यह एक बूसी अपीयरेंस ले लेता है और पर इन यूनिट एरिया जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए शुरुआती 2 से 3 वर्ष तक इसमें ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग का टाइम क्या है? मार्च का मंथ, यानी जैसे आपके फलन कंप्लीट हो जाता है इसमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है या ट्रेनिंग कब की जाती है? तो ट्रेनिंग जो है एवरी ईयर की जाती है ताकि प्रॉफिटेबल क्रॉप्स ली जा सके। ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि जो प्लांट है वह मैनेज्ड शेप और साइज में रहता है और इसकी जो फ्रूट बियरिंग ब्रांचेस हैं उनका स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर तैयार हो जाता है ताकि यह हैवी लोड ऑफ फ्रूट को बियर कर सके। तो इसमें ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें प्लांट को मार्च तक ग्रोन होने दिया जाता है। यानी हम इसकी शोइंग कब कर रहे हैं? शोइंग कर रहे हैं इसकी जून जुलाई में कर रहे हैं, तो इसको मार्च तक ग्रोन होने दिया जाता है और इसका जो ट्रंक होता है उसको 30 सेंटीमीटर की हाइट तक क्लीन रखा जाता है। कोई साइड ब्रांचेस इसमें ग्रोन नहीं होने दी जाती है। जो साइड की ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर देना है। फिर जो मेन ट्रंक होता है उस पर 3 से 4 ब्रांचेस को ही अलाउ किया जाता है ग्रोन होने के लिए और जो पेड़ का ट्रंक है उसको अगेन मई के मंथ में डी हेड कर दिया जाता है या हेड बैक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? साइड जो ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती है। अब देखते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या है कि एनुअल प्रूनिंग जो है बेर में एसेंशियल ऑपरेशन है, क्योंकि जो बेर के फ्रूट हैं वो लीव एक्सियल में बॉर्न करते हैं और यह जो यंग शूट्स होती है करंट सीजन की वहाँ पर ये फ्रूट बियरिंग करते हैं। तो इसका प्रूनिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इससे क्या होता है कि यह जो अनप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं पास्ट सीजन की जो ग्रोथ होती है या वीक या डिजीज्ड ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करना। इससे क्या होता है कि यह ट्री के बेटर डेवलपमेंट में मदद करता है और बेटर आर्किटेक्चर बनाने में मदद करता है। इससे जो मानसून सीज़न है उस समय इसमें विग्रस ग्रोथ ली जा सकती है जो कि अच्छी क्वालिटी फ्रूट को बियर करने में मदद करती है। अब अगर हम इसमें प्रूनिंग का टाइम देखें तो हॉट ड्राई समर सीजन जो है जब प्लांट अपनी लीव्स को ड्रॉप ऑफ कर देता है यानी गिरा देता है तब इसका टाइम बेस्ट माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए अप्रैल से मई का जो मंथ है वह प्रूनिंग का बेस्ट टाइम माना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं प्रूनिंग में कि जो प्रीवियस सीजन की 1/2 to 3/4 जो ग्रोथ है उसको हेड बैक कर दिया जाता है और जो वीक डिजीज्ड और इंटरवोवन जो ब्रांचेस है उनकी थिनिंग आउट कर दी जाती है यानी उनका विरलीकरण कर दिया जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं कि जो बड स्प्राउटिंग को इंड्यूस करने के लिए यानी नई कलिकाओं को फुटान को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या करते हैं 3% थायोरिया या पोटेशियम नाइट्रेट का 2 days प्रूनिंग से पहले स्प्रे किया जाता है। अब कई बार आपने फ्रेंड्स टॉप वर्किंग नाम सुना होगा यानी टॉप वर्किंग। तो इसमें क्या होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द टॉप बाय बडिंग और ग्राफ्टिंग विद डिजायर्ड साइन कल्टीवर। यानी हमारे पास कोई पहले से लगा हुआ पेड़ है उसको हम उसका जो टॉप है उसको डिजायर्ड साइन लेकर हमारी इच्छा अनुसार जो वैरायटी है उसकी साइन लेकर उसमें
टॉप पर बडिंग या ग्राफ्टिंग करके इम्प्लांट करना होता है। इससे क्या होता है कि जो ओल्ड और अनप्रोडक्टिव बेर ऑर्चर्ड होता है वह इम्प्रूव हो जाता है, और इसी तरह इसकी जो अदर वाइल्ड स्पीसीज़ है उनको भी हम टॉप वर्किंग के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टॉप वर्किंग में हमको क्या करना है कि इसमें जो पेड़ होता है उसको अप्रैल से मई के मंथ में टॉप ग्रोथ को हेड बैक कर दिया जाता है। इसके बाद में जो न्यू शूट्स जो अराइज होती है उसको मानसून सीजन में जो अराइज होती है उसमें से 2 से 3 शूट्स को बडिंग के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें फिर सुटेबल साइन कल्टीवर से लेकर बड को लेकर इसमें बडिंग कर दी जाती है। तो ये टॉप वर्किंग है। अब नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। तो यह सब हम जानते हैं कि वीड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, वीड्स का अंडर कंट्रोल रखना। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए मैकेनिकल हैरोइंग का मैंने लिए हैं, मैनुअल कंट्रोल मेजर्स लाना है, प्लफिंग ड्यूरिंग समर जो है वह जो हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करती है। यानी जो हॉट और ड्राई सीज़न के समय अगर हम फील्ड में प्लफिंग कर देते हैं तो सभी तरह के इंसेक्ट इसमें किल हो जाते हैं। अब यहाँ पर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड भी एप्लीकेशन की जाती है। इसके लिए डालापन फॉलोड बाय पैराक्वेट जो है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या ग्लाइफोसेट 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर काम में लिया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें इरिगेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यह सभी प्रकार की सोइल और क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रोन किया जा सकता है, और इसे इवन रेनफेड क्रॉप की तरह भी ग्रोन किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर अक्टूबर में हम इरिगेशन करते हैं तो इसमें फ्लावर शेडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और इसी तरह मार्च अप्रैल में अगर इसमें इरिगेशन की जाती है तो जो फ्रूट होते हैं उनमें या तो स्पॉइलेज हो जाता है या राइपनिंग जो है डिले हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी अगर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में हम देखते हैं तो फ्रूट सेट होने के बाद नवंबर से फरवरी तक अगर इसमें मंथली इंटरवल पर हल्की फुल्की सिंचाई दी जाती है तो यह बेटर फ्रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम इसमें खाद उर्वरक के देखें तो पर ट्री पर ईयर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें FYM जो है वो 1 ईयर का जो ओल्ड प्लांट होता है उसमें कितनी FYM दी जाती है 10 किलोग्राम पर प्लांट, और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट हमको कितना करना है 10 किलोग्राम, यानी अप टू 5 ईयर्स यह कब कितना पहुँच जाना चाहिए 50 किलोग्राम। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो फुल ग्रोन ट्री है उसको 30 to 50 किलोग्राम FYM, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स बेर के अंदर फ्रूट सेट, फ्रूट रिटेंशन, फ्रूट यील्ड और फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, इसके लिए हम जो यूरिया होती है उसका 1 to 2% स्प्रे कर सकते हैं, और यह कब करना है, यह फ्रूट सेट के बाद करना है। इसी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम 2 टाइम हमको बोरेक्स 0.5% और ZnSO4 0.5 से लेकर 1% का स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा कि जो फ्रूट रिटेंशन है वो बढ़ेगा और फ्रूट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अब देखते हैं इसमें लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़। तो फ्रेंड्स इसमें मेजर जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, बेर के अंदर लगने वाला इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है कार्पोमिया वेस्वियाना। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेस्टेड फ्रूट होते हैं वह ब्राउन और रोटन हो जाते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ऑर्चर्ड कल्टीवेशन करना ज़रूरी है समर सीजन में। इसके अलावा इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है उनको हम ग्रोन कर सकते हैं, जैसे कि कत्था, टिकड़ी, स्नोवर नंबर 1, दूधिया। यह सभी किस्में जो है फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट होती है, इनमें इसका अटैक नहीं हो सकता। इसी तरह फ्रेंड्स फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए रोगोर 0.1% फ्रूटिंग सीजन में हम स्प्रे कर सकते हैं, या जो पी साइज का फ्रूट स्टेज आती है उस समय 3 to 4 टाइम अगर हम कार्बेराइल 50
WP 0.2% या डाई मेथड 30 EC 0.03% का स्प्रे करते हैं तो यह कंट्रोल में आ सकती है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें इंसेक्ट आता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? गोला। तो गोला वैरायटी जो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब इसमें आती है डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है जो कि ओइडियम स्पीसीज के द्वारा होती है और यह बेर में पाई जाने वाली मेजर डिजीज है। यह मोस्टली कहाँ आकर होती है? इसके लिए किस तरह की एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है? इस पाउडरी मिल्ड्यू के स्प्रेड होने के लिए ह्यूमिड एरिया जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम टेम्परेचर 4 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 24 से 91% हो, वहाँ पर इसकी अकरिंग ज़्यादा होती है। यानी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में स्प्रेड होती है। तो अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, न्यूली सेट जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल वाइट स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट होता है उसमें डिफोलिएशन हो जाता है, फ्रूट जो है ड्रॉप कर जाते हैं, कॉर्की, मिसशेपन और अंडर डेवलप फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी है इसका यूज़ करना। तो पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? सनोवर 2, गोला, सेब, इलायची, सफ़ेद रोतक, मेहरून, यह सभी वैरायटी जो है पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इसको केमिकली भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए 0.2% कैराथिन वेटेबल पाउडर की डस्टिंग हमें करनी है, कि हमको स्प्रे करनी है। और जो सल्फर है उसको 150 से लेकर 200 ग्राम पर ट्री 3 डस्टिंग करनी है 15 to 20 डेज इंटरवल पे। तो इसके द्वारा पाउडर मिल्ड्यू को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम अदर डिजीज़ में देखें तो इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट डिजीज़ आती है। यह भी फंगल डिजीज़ है। इनको कंट्रोल करने के लिए डाइथेन M45 0.25% का स्प्रे किया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें फ्लावरिंग, पॉलिनेशन एंड फ्रूट सेट की हैबिट। तो यह जो बेर होता है इसमें न्यू ग्रोथ कब शुरू होती है? जो जून के मंथ में फर्स्ट फोर्टनाइट में इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। और जो फ्लावरिंग की जो पोजीशन है वो क्या है? वह है करंट सीजन ग्रोथ। यानी बेर में जो फलन है वह करंट सीजन ग्रोथ पर आता है। इसके पुष्पक्रम को फेजिकल कहते हैं। और अगर हम फ्लावरिंग टाइम देखें तो सितंबर से लेकर मिड नवंबर जो है वह इसका फ्लावरिंग टाइम है। तो इसकी जो मोस्टली जो वैरायटी है वह सेल्फ अनफ्रूटफुल होती है। इसमें पोलिनेशन जो है वह हनी बी, हाउस फ्लाई और अगर हम अदर इंसेक्ट में देखें तो येलो वास्प जो है उससे होता है। यानी जो ततैया है ये उसके द्वारा भी इसमें पोलिनेशन होता है। और इसमें फ्रूट सेटिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है या इसके फ्रूट सेटिंग में क्या मेजर हिंड्रेंस है? वो है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द ब्लूमिंग पीरियड। यानी ब्लूमिंग के टाइम अगर एक्सेस मॉइस्चर हो जाती है या हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इसमें प्रॉपर फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। अब बेर का फ्रूट है उसे हम ड्रूप कहते हैं और इसमें एडिबल पोर्शन क्या होता है? पेरिकार्प। अब अगर ओवरऑल इसमें फ्रूट सेट का टाइम देखें तो यह अक्टूबर है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर पर्टिकुलर मंथ दिए जाते हैं तो यह अक्टूबर है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो यह ऑनसेट ऑफ मानसून यानी जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर एंड ऑफ मानसून यानी ड्यूरिंग द ऑटम यानी सितंबर से अक्टूबर में होता है। तो बेर का जो फ्रूट होता है उसके अंदर डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है और जो फ्रूट है उसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बेर है उसमें फ्रूट सेटिंग को एनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का जैसे कि जिब्रेलिक एसिड या NAA जो है वो 10 to 15 ppm अगर हम स्प्रे करते हैं तो इसे फ्रूट सेटिंग में एनहांसमेंट होता है। अब देखते हैं इसमें फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम यानी फलों का गिरना। तो यह दो मुख्य कारणों से होता है। एक तो होता है
कॉज्ड बाय लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी पूर्ण रूप से अगर निषेचन नहीं होता है तो भी फल गिर जाते हैं। और दूसरा होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण होने वाला फ्रूट ड्रॉप, यानी फ्रूट मेच्योरिटी के टाइम जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, फ्रॉस्ट, हाई एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी या हाई और लो टेम्परेचर जो है वह फ्रूट ड्रॉप के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो फ्रूट ड्रॉप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए जो सॉइल मॉइस्चर है हमें उसको मेंटेन करना है और जो बायोटिक डैमेज जो होता है उनको भी कंट्रोल करना है। इसी तरह जो प्लांटेशन है, बाउंड्री पे जो प्लांटेशन है वहाँ पर हमको लगाना है। और इससे क्या होता है, अगर हम प्लांट्स के चारों ओर बाउंड्री प्लांटेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट डेवलप होती है। इसी तरह जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसकी एक्सोजेनस एप्लीकेशन कर लेने से भी फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल होता है, जैसे कि 2,4,5-T, 2,4-D एंड AA जो है 10 to 30 ppm स्प्रे करने पर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह जो 750 ईथरफोन है वो उसे कलर टर्निंग स्टेज पर यानी रंग परिवर्तन की अवस्था पर प्री हार्वेस्ट स्प्रे किया जाता है, तो यह अर्ली मैच्योरिटी को इंड्यूस करता है। अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो जो अगर हम हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मैच्योरिटी को जज करना ज़रूरी है, यानी करेक्ट पिकिंग स्टेज का पता लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए कौन कौन से इंडेक्स काम लेते हैं उसको देखते हैं। तो इसके इंडेक्स है द करेक्टरिस्टिक मैच्योरिटी कलर, यानी जो अलग अलग वैरायटी है उनमें मैच्योरिटी के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक कलर होता है, उसको देखकर। या सॉफ्टनेस ऑफ पर्टिकुलर कल्टीवर आफ्टर द फ्रूट हैज़ अटर्न फुल साइज, या जो फ्रूट हमारा है वह प्रॉपर मैच्योरिटी तक पहुंच जाएगा और उसमें सॉफ्टनेस आ गई है तो वह भी हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट इंडेक्स है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक हार्वेस्टिंग इंडेक्स है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो मेच्योर उम्रान कल्टीवर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जस्ट लेस देन 1 होती है, यानी लेस देन 1 होने पर स्पेसिफिक ग्रेविटी यह हार्वेस्टिंग के लिए बेटर माना जाता है। और अगर इसमें हम हार्वेस्टिंग टाइम देखें तो नॉर्थ इंडिया में बेर की हार्वेस्टिंग दिसंबर से मार्च में की जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में यह अक्टूबर से नवंबर में कर ली जाती है। अब देखते हैं इसमें पिकिंग यानी तुड़ाई। तो फ्रेंड्स, जो बेर का फ्रूट है उसकी तुड़ाई कैसे करती हैं? हैंड पिकिंग करते हैं और लैडर की मदद से की जाती है, क्योंकि इसके फ्रूट जो है सारे फ्रूट एक साथ राइपन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर 4 to 5 टाइम मैनुअल पिकिंग करना ज़रूरी है। तो इसके अंदर 500 से 750 ppm अगर इथेफोन का प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन किया जाता है तो जो हैंड पिकिंग है वह 2 to 3 तक लाई जा सकती है। और अगर हम इसमें यील्ड देखें तो इसमें जो उपज है वह 150 से उपज के अंतर जो यील्ड है तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं वह हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी हो जाते हैं? जब फ्लावरिंग हो चुकी होती है, तो फ्लावरिंग के 150 से 175 डेज आफ्टर जो इसके फ्रूट हैं वह रेडी हो जाते हैं। और ओवरऑल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए जो फ्रूट है उसको कितने दिन की ज़रूरत पड़ती है? 120 डेज़ की। और इसमें 3% थायरिया या पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम प्रूनिंग से पहले यूज़ में करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इससे यील्ड इम्प्रूव होती है। और इससे फ्रूट यील्ड जो है 80 to 200 किलो पर ट्री पर ईयर ली जा सकती है। और एरिड जोन में यह 40 to 50 किलोग्राम पर ट्री हो सकती है। अब इसमें देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और मार्केटिंग। तो पोस्ट हार्वेस्ट यानी तुड़ाई के बाद में इसमें क्या क्या हमको काम करना है? सॉर्टिंग आउट, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, यह सब क्रियाएं जो है वह तुड़ाई के बाद में आती है। सॉर्टिंग आउट
यानी छंटनी करना। इसमें क्या करते हैं कि जो अंडर राइप, ओवर राइप, डैमेज फ्रूट होते हैं उनको छांट लिया जाता है। इसके पश्चात उनका श्रेणीकरण यानी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के अंदर फ्रूट को लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लिया जाता है और डिवाइड कर लिया जाता है। फिर आती है पैकिंग की बारी। तो इसके लिए गन्नी बैग्स, वुडन बॉक्स या कार्डबोर्ड बॉक्स काम में लिए जाते हैं। और इसका स्टोरेज जो है वह 2 टाइप से किया जाता है, एम्बिएंट स्टोरेज पर और कूल स्टोरेज में। एम्बिएंट स्टोरेज यानी साधारण अपने तापक्रम पर। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको रूम टेम्परेचर पर यानी 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है, जहाँ पर यह 4 to 15 डेज तक रखे जा सकते हैं, जहाँ पर यहाँ कोई क्वालिटी में लॉस नहीं होता है। इसी तरह अगर इसका कूल स्टोरेज देखें, कोल्ड स्टोरेज देखें, तो इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और पोस्ट हार्वेस्ट यानी तुड़ाई के बाद में हम इसकी सेल्फ लाइफ को स्टोरेज में इम्प्रूव करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या कौन कौन से ट्रीटमेंट है? प्री कूलिंग, बाय ट्रीटिंग फ्रूट विद वैक्स इमल्सन, और प्री हार्वेस्ट स्टेज पर अगर 1% कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे कर दी जाती है, या फ्रूट्स को स्टोरेज करने से पहले 500 ppm कैप्टॉफ में डिप कर दिया जाता है, तो इससे फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बेर कल्टीवेशन किया है, किस तरह से हम इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं डिजीज़ का या पेस्ट का, या किस तरह से ये प्रिजर्वेशन में काम में ली जा सकती है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।